इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे कि लागत फलन किसे कहते हैं और लागत फलन कितने प्रकार के होते हैं, और इसी के साथ यह भी जानेंगे कि अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती हैं। तो लागत फलन को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि लागत किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु को बनाने में 5 रुपया खर्च होता है तो वह उस वस्तु की लागत कहलाती है। एक उदाहरण और लेते हैं कि जो यह ग्रीन बोर्ड है और यदि यह बोर्ड 2000 रुपये में बनता है, अर्थात इस पर 2000 रुपया खर्च होता है, तो यह इस बोर्ड की लागत हो गई। तो इस प्रकार से यह तो हो गई लागत। अब चलते हैं लागत के बाद लागत फलन की ओर। लागत फलन की परिभाषा है कि उत्पादन के साधनों, दो चीज यहां पर आ रही है कि उत्पादन के साधनों और कुल लागत के बीच जो संबंध होता है उसे लागत फलन कहते हैं। तो उत्पादन के साधन अर्थात उत्पादन करना है तो उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। तो उत्पादन के साधन जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है, इसके साथ कच्चा माल है। माना कि बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट बनाने के लिए क्या चाहिए? मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, उसके साथ पानी चाहिए, अर्थात अन्य बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है बिस्कुट को बनाने के लिए। ओके, तो ये हो जाएंगे उत्पादन के साधन। और दूसरे भाग में कुल लागत अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, भूमि का लगान देना पड़ेगा, श्रमिक लगाए जाएंगे तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। ओके, पूंजी है तो ब्याज देना पड़ेगा, सासी का लाभ अलग है, कच्चे मेटेरियल का पैसा अलग है जिसको कि खरीदा जाएगा। तो इस प्रकार से एक तरफ तो उत्पादन के साधनों की कीमत आ गई और दूसरी तरफ जो वस्तु उनके द्वारा बनाई जाएगी उसकी लागत के बीच जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं कॉस्ट फंक्शन या लागत फलन। अब दूसरी और भी सामान्य परिभाषा ले लेते हैं। लागत फलन कुल लागत और उसे निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि कुल लागत और उसे निर्धारित करने वाले तत्व, कि लागत को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अभी बात कर चुके हम कि किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के सभी साधन चाहिए। ओके, जैसे हमने कहा भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, ठीक है, श्रम भी चाहिए, और जैसे बिस्कुट की बात कर रहा था मैं तो उसके लिए मैदा भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है, बिजली भी चाहिए, अर्थात तमाम प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर होता क्या है कि जो फर्म होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं बिस्कुट की, तो जो फर्म बिस्कुट बनाती है तो वो क्या चाहती है कि उस बिस्कुट को बनाने में लागत जो आए वो कम से कम आए। तो जब लागत कम आएगी, न्यूनतम लागत आएगी, तभी जाके कोई फर्म उससे क्या कर सकती है? लाभ प्राप्त कर सकती है। क्योंकि जो फर्म खड़ा करता है, ये फैक्ट्री बनाता है, उसका मकसद क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। कोई घाटा नहीं कमाना चाहता है, कोई घाटा नहीं चाहता है, सभी लाभ चाहते हैं। लेकिन लाभ कब होगा? जबकि वह उत्पादन के साधनों को इस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा, उनको इस प्रकार से जोड़ेगा कि उनका अधिकतम उपयोग हो और लागत कम हो, तो तभी जाके उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल लागत और उसे निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है लागत फलन। ठीक है, तो जो लागत फलन है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन अर्थात उत्पादन जो होता है उसके दूसरे भाग में आता है लागत फलन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, कि एक तरफ आ गया उत्पादन फलन और दूसरी तरफ आ गया लागत फलन। ओके, तो उत्पादन फलन लागत फलन के बिना पूरा नहीं हो सकता है। लागत कब आएगी? कि जब उत्पादन होगा, और यदि उत्पादन नहीं होगा तो लागत नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। अब
आगे बात करते हैं लागत फलन के प्रकार कि जो लागत फलन है वह समय के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला है अल्पकालीन लागत फलन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, और दूसरा है दीर्घकालीन लागत फलन या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। इस प्रकार से समय के आधार पर लागत फलन को अर्थशास्त्रियों के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। तो अल्पकालीन लागत फलन, तो अल्पकालीन लागत फलन में क्या होता है कि सभी लागतों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। पहले इसके आगे लग गया अल्पकाल, तो अल्पकाल का अर्थ है कि कम समय, फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वह सभी लागतों को बढ़ा सके। तो सभी लागतों को बढ़ाने का अर्थ है कि उत्पादन को बढ़ाना। तो कम समय में उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि समय कम है। माना कि पूरे मार्केट के अंदर 5 बिस्कुट के पैकेट की जरूरत है, ओनली 5 से बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कि 5 बिस्कुट के पैकेटों की जरूरत है और अचानक क्या होती है, डिमांड बढ़कर 15 पैकेट हो जाती है। तो कम समय में 15 पैकेट नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि जो बिस्कुट का प्लांट है, जहां बिस्कुट तैयार किया जा रहा है, उसका आकार तो निश्चित है। तो उसको 15 था 3 गुना बढ़ाने के लिए तो समय की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्या पड़ेगी, समय की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अल्पकाल में जो लागतें होती हैं उन सबको एक साथ नहीं बढ़ा जाता। कुछ लागतें क्या होती हैं, स्थिर होती है, जैसे जहां पे प्लांट लगा हुआ है, जहां पे फैक्ट्री खड़ी हो रखी है, ठीक है, वो फैक्ट्री हो गई, उस पर जितना पैसा खर्च हो रखा वो तो हो ही रखा है। ओके, इसके अलावा जो वहां पे मशीनें हैं, ठीक है, या वहां पर जो परमानेंट कर्मचारी हैं, या जो वहां पे मिनिमम बिजली का बिल आता है, वो तो स्थिर लागत आएगा ही आएगा। लेकिन जब उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में उत्पादन के साथ साथ क्या होगा, लागत भी बढ़ेगी। तो कुछ लागतें अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत स्थिर होती हैं और कुछ लागतें परिवर्तनशील होती हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे परिवर्तनशील लागत बढ़ाई जाती है तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, और लागत घटाई जाएगी या बाजार में डिमांड नहीं होती है तो फिर क्या होगा, उत्पादन कम होगा तो लागत घटानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत यदि उत्पादन शून्य भी हो जाता है तो स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती है, और जो परिवर्तनशील लागत होती है वह उत्पादन नहीं है तो शून्य होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो बदलेगी, इसीलिए इसको कहा गया है परिवर्तनशील, अर्थात उत्पादन के साथ साथ यह लागत भी बढ़ती चली जाती है। ओके, तो अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें सभी लागतों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है, कुछ लागतें स्थिर रहती हैं और कुछ लागतें परिवर्तनशील रहती हैं। ओके, तो यहां पर जो अल्पकालीन लागत फलन है, ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो है अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो इस प्रकार से अल्पकालीन उत्पादन फलन का ही भाग हो गया लागत फलन। तो इस प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए, ठीक है, कि एक तरफ हो गया अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरी तरफ हो गया अल्पकालीन लागत फलन, ठीक है, एक दूसरे के बिना ना दोनों का होना जरूरी है। सिक्का कि एक और एक लिखा है और दूसरी तरफ, ठीक है, छपा नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिक्का खोटा हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, चलता नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। ओके, इसी प्रकार से दीर्घकालीन लागत फलन, तो दीर्घकाल का अर्थ है लंबे समय से है। तो दीर्घकाल में क्या होता है कि उत्पादन की जो लागतें होती हैं वो सारी परिवर्तनशील होती हैं, कोई भी लागत स्थिर नहीं रहती है क्योंकि समय मिल जाता है। जब मैं बात कर रहा था कि 5 बिस्कुट के पैकेटों की जगह 15, तो टाइम लंबा पीरियड मिल गया तो फिर क्या होगा, तब तक नया प्लांट लग जाएगा, ठीक है, साजो सामान सारा खरीद लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में सभी लागतें जो होती हैं परिवर्तनशील होती हैं और दीर्घकाल में दो ही लागतें महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। अल्पकालीन लागत फलन का जो पहला भाग है वो क्या है,
अल्पकालीन उत्पादन फलन, अर्थात अल्पकालीन लागत फलन तो यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं अल्पकालीन उत्पादन फलन। ओके, और यहाँ पे है दीर्घकालीन लागत फलन, उससे पहले हम पढ़ा चुके हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इस प्रकार से दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि दो पार्ट इसके आगे, दो पार्ट इसके आगे। इसका एक पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, इसका पहला पार्ट भाग में पढ़ाया जा चुका है। तो इस प्रकार से लागत फलन के प्रकार, समय के आधार पर अर्थशास्त्रियों के द्वारा लागत फलन को दो भागों में बांटा गया है। ओके, तो अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत अल्पकालीन उत्पादन फलन आता है, जिसमें कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आता है। ठीक है, और दूसरा है दीर्घकालीन लागत फलन। तो दीर्घकालीन लागत फलन के अंतर्गत आ जाएगा आपका पैमाने का प्रतिफल। लागत किसकी आएगी, उत्पादन की आएगी, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। तो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। ठीक है, और दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है, सभी एक साथ बढ़ाए जा सकते हैं या एक साथ घटाए भी जा सकते हैं। अब चलते हैं कि जो अल्पकालीन लागत फलन है उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह है C = F और कोष्टक के अंदर लिखा है Q, T लिखा है, T के ऊपर लाइन खींच रखी है, इसे कहेंगे T बार। यहाँ पे लिखा है PF बार और K बार, अर्थात जैसे हमने A लिखा और A के ऊपर एक लाइन खींच दी तो इसे बोलेंगे A बार। B के ऊपर कोई लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगी तो B बार पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से अल्पकालीन लागत फलन को इस प्रकार से लिखा जाता है C = फंक्शन ऑफ Q, T बार, PF बार और K बार। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो कॉस्ट है, लागत कब आएगी कि जब इधर क्या होगा, उत्पादन होगा। Q फॉर होता क्वांटिटी, ठीक है, उत्पादन की मात्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले C का अर्थ है कुल लागत, F का अर्थ है फंक्शन या फलन, T बार का से पहले आ रहा है Q, तो Q का अर्थ है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की मात्रा। T बार का मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। और PF, तो जो PF है बार, उसका अर्थ है उत्पादन के साधनों की कीमत। और अगला है K बार, तो K बार का अर्थ है पूंजी, कैपिटल एंड लैंड। ओके, तो देखिए उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, तकनीकी की भी चाहिए कि बिस्कुट किससे बनाया जा रहा है, हाथ से बना रहे हैं या फिर मशीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी चाहिए, उत्पादन के साधन हम पहले बता चुके हैं, इसमें प्रयोग हो रहा है, और भूमि, पूंजी और उसका कच्चा माल जो उसके लिए चाहिए उसका उसमें यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये C है, टोटल कॉस्ट है, वो किस पर निर्भर करती है, इन चीजों पर निर्भर करती है। यदि क्वांटिटी बढ़ेगी, ओके, क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस पे असर पड़ेगा, कुल लागत भी बढ़ेगी। ठीक है, और क्वांटिटी घटेगी तो इधर भी कॉस्ट घटेगी। इसके अलावा यदि पुरानी तकनीकी से उत्पादन किया जाएगा, तो हम जानते हैं कि यदि पुरानी तकनीकी से किसी भी चीज का यदि उत्पादन करते हैं तो ऐसे में क्या होती है, लागत बढ़ जाती है और उधर फर्म का जो लाभ होना था वह घट जाता है। इसलिए जैसे जैसे नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो वैसे वैसे उत्पादन लागत घटती है। ठीक है, तो उत्पादन लागत जब घटती है तो फर्म को फायदा होता है, साथ ही बाजार में जो डिमांड होती है वस्तु की वह बढ़ जाती है, तो ग्राहक को भी फायदा होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो C है वह इन चीजों पर निर्भर करता है, जिसको हम पहले बताया कि कुल लागत और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को लागत फलन कहते हैं। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, कॉस्ट को प्रभावित कर रही हैं। अगला आता है दीर्घकालीन लागत फलन। तो दीर्घकालीन लागत फलन अर्थात 2 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2 नंबर, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C = F, ठीक है, Q, T बार और PF। ओके, वही मीनिंग, C का मीनिंग यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। ओके, दीर्घकाल में कॉस्ट होगी, ठीक है, फंक्शन आएगा, उत्पादन क्वांटिटी, उत्पादन की मात्रा होगी। ओके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग तब भी किया जाएगा और उत्पादन के साधन तब भी होंगे। ओके, ये इसी फलन को, सूत्र को क्या लिखा जा सकता है, C = फंक्शन ऑफ आउटपुट, ये है O4 हो जाएगा, आउटपुट या उत्पादन। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो किसका फलन है, कि उत्पादन का। ओके, उत्पादन होगा तो कॉस्ट आएगी और उत्पादन नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं आएगी। ओके, उत्पादन ज्यादा होगा
तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। ओके, यदि अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और यदि ब्रॉड स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो तब भी क्या होगा, यदि आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आउटपुट और कॉस्ट एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब उत्पादन होगा तो कॉस्ट आएगी, ठीक है, उत्पादन नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यह दीर्घकालीन लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का क्या है, सूत्र है। तो इस प्रकार से ये हो गया दीर्घकालीन लागत फलन का सूत्र और अल्पकालीन लागत फलन का ये सूत्र हो गया। तो आप इसको अब भली भांति क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो याद करना क्या है, बहुत जरूरी है और इसके लिए लिखना भी बहुत जरूरी है। केवल सुनना ही नहीं है बल्कि लिखना भी उतना ही जरूरी है। सुनना और लिखना दोनों क्रियाएं हमारे एक साथ चलनी चाहिए। अब बात करते हैं अल्पकालीन लागतें, अर्थात अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत कौन कौन सी लागतें होती हैं, ठीक है। तो पहला नंबर पर है लिखा हुआ कुल लागत, इंग्लिश में लिखा है टीसी, टोटल कॉस्ट। तो कुल लागत क्या होती है, तो जो कुल लागत होती है, यदि कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत अर्थात इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल लागत की प्राप्ति होती है। ओके, तो कुल स्थिर लागत को इंग्लिश में कहते हैं टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और जो कुल परिवर्ती लागत है उसको कहते हैं टीवीसी, अर्थात टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों का जोड़ जो होगा वह टीसी अर्थात टोटल कॉस्ट कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए कि जो टीएफसी है उसका खर्चा कितना है, 20 रुपीज है, और जो टीवीसी है वो है 10 रुपया। तो 20 धन 10 बराबर 30 रुपया। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी आपकी, 30 रुपया हो जाएगी, जो कि यहां पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है। दूसरी ओर चलते हैं, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत इसको इंग्लिश में कहते हैं एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब फॉर्मूला क्या है कि एवरेज स्थिर लागत कैसे निकाली जाएगी, औसत स्थिर लागत को निकालने के लिए कुल स्थिर लागत बटे निर्गत। निर्गत का अर्थ होता है कि जितना उत्पादन किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, तो कुल स्थिर लागत बटे निर्गत, कुल स्थिर लागत बटे निर्गत बराबर क्या हो जाएगा, औसत स्थिर लागत। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीएफसी अर्थात टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, अर्थात टीएफसी में क्वांटिटी का भाग देना है। तो जब भी औसत निकाला जाता है तो औसत को निकालने के लिए भाग देना पड़ता है। ओके, अब यहां पे उदाहरण देखिए, माना कि कुल स्थिर लागत है टीएफसी 20 रुपया है और निर्गत उत्पादन हुआ 2 इकाइयों का, तो 2 का भाग देना है 20 में, 2 का भाग देंगे 20 में, तो कुल स्थिर लागत निकल के आ जाएगी 10 रुपये। तो ये तो हो गया औसत स्थिर लागत, और ये पूरा इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसकी परिभाषा लिखनी पड़े तो कैसे लिखेंगे, परिभाषा होगी कि औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं, उत्तर आएगा कुल स्थिर लागत में निर्गत का भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। नेक्स्ट तीसरी लागत है औसत परिवर्ती लागत, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है कुल परिवर्ती लागत बटे निर्गत। तो कुल परिवर्ती लागत में उत्पादन की इकाइयों का अर्थात निर्गत आउटपुट का भाग देना है। ओके, और भाग देने पर जो लागत प्राप्त होगी उसे औसत परिवर्ती लागत कहेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे उसको टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो कुल परिवर्ती लागत कितनी है, 18 रुपए है माना, और क्वांटिटी या उत्पादन कितना हुआ 2, तो 2 का भाग हम क्या करेंगे 18 में देंगे, तो 9 रुपये क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी कॉस्ट निकल जाएगी, औसत परिवर्ती लागत निकल कर आएगी। औसत परिवर्ती लागत की परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखेंगे कि कुल परिवर्ती लागत में निर्गत की इकाइयों का भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे औसत परिवर्ती लागत कहते हैं या उसको एबीसी कहते हैं। आपको इंग्लिश में भी इसको याद करना है, हिंदी तो है ही लेकिन इंग्लिश में भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अगला चौथे नंबर पर है
अल्पकालीन औसत लागत, सॉल्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो सॉल्ट रन एवरेज कॉस्ट या अल्पकालीन औसत लागत किसे कहते हैं? तो इसको निकालने के लिए यहां पे लिखा है कुल लागत बटा निर्गत। अर्थात हम पहले बात कर चुके हैं कि औसत को निकालने के लिए उत्पादन की जो इकाइयां हैं, ये जितना उत्पादन हुआ है उसका भाग क्या करना है, इसमें देना है। अर्थात कुल लागत में क्या करेंगे, निर्गत की इकाइयों का भाग देंगे, तो इसका भाग इसमें देंगे तो हमारी अल्पकालीन औसत निकल कर आ जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या करना है, कुल लागत इंग्लिश में लिखा टीसी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, अब माना कि टीसी कितनी है, 30 रुपीज है, और क्वांटिटी उत्पादन कितना हुआ, 3 इकाइयां हुआ, तो 3 का भाग हम क्या करेंगे, 30 में देंगे। तो इस प्रकार से ये 10 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अल्पकालीन औसत लागत। और परिभाषा लिखनी है। ओके, तो कैसे लिखें, कुल लागत में निर्गत की इकाइयों का भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे अल्पकालीन औसत लागत कहते हैं। ओके, और अगला है अंतिम 5वां, अल्पकालीन सीमांत लागत, एसएमसी। ठीक है, कि सॉल्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब इस सॉल्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे अल्पकालीन सीमांत लागत कहते हैं। तो इस अल्पकालीन सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखिए, डेल्टा टीसी, अर्थात डेल्टा यहां भी लिखा हुआ है और बट्टे अर्थात डिवाइडेड बाय में लिखा, दोनों जगह ये त्रिभुज वाला चिन्ह डेल्टा कहलाता है, जिसका अर्थ होता है चेंज, परिवर्तन। तो इसका अर्थ क्या होगा कि टोटल कॉस्ट में परिवर्तन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में परिवर्तन, कुल क्वांटिटी में परिवर्तन। ठीक है, हिंदी में लिखा है कुल लागत में परिवर्तन बटे निर्गत में परिवर्तन। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर अल्पकालीन सीमांत लागत निकाली जाएगी। अब कैसे निकाली जाएगी, इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि माना कोई फर्म क्या करती है, 8वीं इकाई का, ठीक है, 8 वस्तु बनाती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 80 रुपया है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन और करती है। ठीक है, और वो अतिरिक्त इकाई क्या होती है, 8 की जगह 9 हो जाती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़कर कितने जाती है, 95 रुपए हो जाती है। तो क्या हो गया, दोनों चेंज हो गया। ठीक है, पहले 80 थी, 8 की 80 थी, और 9 एक बढ़ाने से कुल लागत क्या होगी, 95 रुपया हो गई। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे 95 में से क्या करें, 80 घटाएंगे, 95 माइनस 80 डिवाइडेड बाई, अब 9 में से 8 घटाना है, 9 में से 8 घटाना है, इस प्रकार से 95 में से 80 गया तो 15, और 9 में से 8 गया 1, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 का भाग हम 15 में देंगे, तो इस प्रकार से 15 रुपए जो होगा वो हमारी अल्पकालीन सीमांत लागत हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा बता दिया कि 8 इकाइयों का उत्पादन करने की लागत है 80 रुपया, और एक अतिरिक्त इकाई अर्थात 8 से बढ़कर उसने 9 इकाई का उत्पादन किया, तो कुल लागत कितनी बढ़ गई, 95 रुपये हो गई। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इन इकाइयों का को भी माइनस कर दीजिए, और इसको माइनस करने के बाद देखिए 95 माइनस 80 हो गया 15, और 9 में से 8 गया 1, और 1 का भाग 15 में दिया, तो आपका 15 रुपया आपकी अल्पकालीन सीमांत लागत निकल कर आ गई। ठीक है, अगला इसका फॉर्मूला भी है, एक तो यही है कि डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए एसएमसी एन इज इक्वल टू टीसीएन लिखा है, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला, एक तो ये है और दूसरा फॉर्मूला यह है। तो जहां पर यह टीसीएन है, ठीक है, कि कुल लागत में जो वृद्धि हुई ये वाला 95, इसको यहां पर लिखना है। ओके, और इसके बाद ये टीसीएन है, ठीक है जी, ये 80 वाला यहां पर इसको माइनस करना है, यहां पे लिखेंगे, तो 95 में से 80 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, और इकाइयों का अंतर देंगे, 9 में से 8 गया 1, तो यदि हम इसमें 1 का भाग दे देंगे तो ये कुल मिलाकर कितना जाएगा, ये भी 15 आएगा। तो चाहे इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करें और चाहे इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करें, अल्पकालीन सीमांत लागत उतने ही निकल कर आएगी। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था वह था लागत फलन।
तो इसके अंतर्गत मैंने आज आपको क्या बताया कि एक तो बताया कि लागत किसे कहते हैं, दूसरा बताया कि लागत फलन किसे कहते हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहां पहुंचे कि लागत फलन के प्रकार। तो अर्थशास्त्रज्ञों ने समय के आधार पर लागत फलन को दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक है अल्पकालीन लागत फलन और दूसरा है दीर्घकालीन लागत फलन। तो अल्पकालीन लागत फलन का, ठीक है, यह सूत्र है, इसका अर्थ क्या क्या होता है ये सारा लिखा हुआ है, और दीर्घकालीन लागत फलन का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में भी बताया यदि किसी अक्षर के ऊपर यदि हम लाइन खींच देते हैं, जैसे यहाँ पे है टी के ऊपर एक लाइन टी बार हो गया, ठीक है, और पी एफ के ऊपर एक लाइन खींच दी तो टी बार हो गया। ठीक है, पी एफ के ऊपर खींच दिया तो पी एफ बार हो गया, के ऊपर खींच दिया तो मीनिंग उनका अलग अलग है, क्या क्या मीनिंग है वो सारा लिखा हुआ है उसके नीचे। उसके बाद हमने आपको बताया कि अल्पकाल के अंतर्गत, शॉर्ट रन के अंतर्गत कौन कौन सी लागतें होती हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कुल लागत किस प्रकार से निकाली जाएगी यहाँ पे बताया, औसत स्थिर लागत के बारे में यहाँ पे बताया, औसत परिवर्तित लागत के बारे में यहाँ पे बताया, साथ में आपको गणितीय उदाहरण भी बताए। ठीक है, इसी प्रकार से ये बताया अल्पकालीन औसत लागत कुल लागत बटा निर्गत अर्थात ये भी बताया, यहाँ पे ये भी उदाहरण बताया। ओके, और अंत में आपको बताया कि अल्पकालीन सीमांत लागत क्या होती है। ठीक है, और किस प्रकार से उसको निकाला जाता है, सूत्र भी लिखे हुए हैं और गणितीय रूप में भी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा कॉस्ट फंक्शन या उत्पादन फलन।